अब इसको छोड़ो आप, ठीक है ना। हर समय चुनाव के बिना तो देखो राजेंद्र सिंह, आप इस बात से इनकार मत करो, क्योंकि 11 महीने का समय, 11-12 में चुनाव खूब हुए हैं, ठीक है ना। ये कौन करेगा? वो तो केंद्र की सरकार करेगी, वहां तो आपकी सरकार है। वो एक प्रोसेस होता है सर। केंद्र से पहले वसुंधरा की सरकार थी, आप बीजेपी में थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं उठाया? 4 साल थे, अब क्यों उठा रहे हो? लोग ये पूछेंगे, क्योंकि जब जैसे ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो लोग जरूर पूछेंगे। उस बात का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। आपने इस मुद्दे पर कभी कैलाश चौधरी से बात नहीं की? वो तो आपके मंत्री है, सेंट्रल के अंदर। आपने अच्छा सवाल किया। मानिए किलोमीटर की रोड इन्होंने रोक दी, इको सेंसिटिव जोन है, डीएनपी का एरिया ही नहीं लगता है। कौन कहेगा? आप और हम कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेगा। ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन 11 महीने बाद में चुनाव चले जाएंगे, आप इस मुद्दे को छोड़ दोगे कि हाँ? मैं चुनाव, विधानसभा चुनाव इसी साल में है और उससे पहले नेता लगातार अपनी दावेदारी को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कल ही आपने देखा किस तरीके से सिर्फ विधानसभा के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने युवा दिवस के मौके पर अपनी ताकत आजमाइश की, और उसी के बाद में आज राजेंद्र सिंह भियाड़ है जो कि बीजेपी के नेता है और सिर्फ से 2023 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन आज एक बड़े मुद्दे के साथ में मीडिया के सामने आए हैं। डीएनपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां 1 लाख से ज्यादा ऐसी आबादी है बाड़मेर और जैसलमेर की, जो कि आज भी पानी जैसी समस्याओं के लिए तरस रही है। सरकारें कुछ भी नहीं कर पाई है, और उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और तमाम जितने भी राजनीतिक सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय ही क्यों राजेंद्र सिंह भियाड़ ये सवाल उठा रहे हैं। क्या वो अपनी जमीनी जो स्थिति है उसे मजबूत करना चाहते हैं? अच्छा राजेंद्र सिंह जी, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल है, डीएनपी कोई आज का मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी लगातार इन सब चीज़ों पे बातचीत हुई है। जो टाइमिंग है आपका, उसको लेकर तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि हाँ चुनाव है, इसीलिए राजेंद्र सिंह जी ये तमाम चीज़ों की बातें कर रही हैं। 1 लाख, इससे पहले आप कहाँ गए? लोगों को सवाल पूछने का अधिकार है, लोगों को पूछना ही चाहिए। और चुनाव के दिनों में यदि मुद्दों की बात होती है, मुद्दा चुनावी मुद्दा बनता है, आबादी के अंदर जन जागरण आता है और जनता के अंदर ये अवेयरनेस आती है और वो जनप्रतिनिधियों से मुद्दों के ऊपर बात करती है, तो इससे ज़्यादा एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के नाते मेरी क्या सफलता होगी कि जनता की समस्या के ऊपर यदि चुनाव लड़ा जाए, तो ये तो बिल्कुल फेयर पॉलिटिक्स की बात है। नहीं तो इससे पहले वसुंधरा की सरकार थी, आप बीजेपी में थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं उठाया? 4 साल थे, अब क्यों उठा रहे हो? लोग ये पूछेंगे, क्योंकि जब जैसे ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो लोग जरूर पूछेंगे। उस बात का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। वसुंधरा जी की सरकार के समय में भी लगातार हम एक बात पे तो लगातार लड़ते रहे। हमारे यहाँ से विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो भी लड़ते रहे कि भाई यहाँ इस इलाके के लोगों को जो है रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए विकास के कार्य में। लेकिन एक चीज़, चूंकि मेरी भी व्यक्तिगत रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मेरी इतनी डीप स्टडी नहीं थी। जैसे आपको पता है कि ये नेशनल पार्क ही नहीं है, ये मुद्दा मुझे खुद को ही पता नहीं था। मैं इसको ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि ये सेंचुरी है, ठीक है, मुझे अब पता लगा। दूसरा, सरकार के नियमानुसार जो वन मंत्रालय के अंदर जो नियमानुसार छूट है, चाहे परिवेश पोर्टल के माध्यम से है, चाहे मैनेजमेंट प्लान के माध्यम से, हम उस छूट को लेने में भी नाकामयाब रह रहे हैं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जो है जानकारी के अभाव में। तो ये जानकारियां पब्लिक के अंदर जानी चाहिए। इन जानकारियों से जाने से कम कुछ काम तो जो प्रोसेस से आने पे हल हो जाएंगे। और दूसरी मूल बात है कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी सेंचुरी है, जो नेशनल पार्क नहीं है, इस सेंचुरी को जो है आप बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दो। आपने कच्छ में कर रखा है, ऐसा कैसा हमारे कर दो, तो बायोस्फीयर कौन करेगा? वो तो केंद्र की सरकार करेगी, वहां तो आपकी सरकार है। वो एक प्रोसेस होता है सर, केंद्र ऐसे सीधे कैसे कर देगा? राज्य सरकार को रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व के लायक एरिया है, आप 200 वर्ग मील का जो है कोर एरिया जो गोडाउन का उसको करके सुधाश्री बेल्ट को और बाकी बेल्ट को आप इससे मुक्त करिए, तो ये हो सकता है। और वहां आप देखिए सोंदरा और जो रोहिणी के दौरे हैं, बहुत खूबसूरत दौरे हैं। वहां पर आप देखिए कि कितना शानदार पर्यटन, इको फ्रेंडली पर्यटन हो सकता है। बाड़मेर जिले का पूरा जो आपका पर्यटक जो है गुजरात से सीधा जैसलमेर जाता है, उसको एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी। आपकी जो सड़कें रुकी पड़ी है, आप देखो भारतमाला का, अब उसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट बोर्ड का चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है। 35 किलोमीटर की रोड इन्होंने रोक दी, इको सेंसिटिव जोन है, डीएनपी का एरिया ही नहीं लगता है। कौन कहेगा? आप और हम कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेगा। ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन वहां के विधायक इन चीजों को लेकर, अमीन खान से भी हमारी बहुत सी बार बातचीत हुई, उन्होंने लगातार इस मुद्दे को लेकर जहां पर भी मौका मिला उठाया। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, लोगों का दर्द क्या है? वहां के लोगों का दो एड से कौन सी समस्याएं हैं? मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बार आज से 1.5 साल पहले गया था, मुझे ऐसा लगा कि जो 75 साल पहले हालात थे वैसे के वैसे वहां के हालात है। आपने आखिरी पंक्ति में जो बात कही वही सही है। मनरेगा का एक्ट जो है उसमें है कि 100 दिन की मजदूरी प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। मनरेगा का एक्ट भी इन गाँवों के 98 गाँवों की 1.25 लाख आबादी में ये यदि दिन की 100-200 रुपये की मजदूरी करना चाहे, बाकी सरकारी इस काम में तो छोड़िए आप, पानी नहीं, बिजली नहीं,
आज जो है 5G का ज़माना आ गया दिनेश जी, मुझे आपको जान के होगा कि वहाँ जो सामान्य टेलीफोन भी काम नहीं करता है। क्या स्थिति है वहाँ की? मतलब आज 5G का ज़माना है, सामान्य जो मोबाइल का टेलीफोन है उसकी वहाँ कनेक्शन नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है। 98 गांवों के अंदर हालात ये है कि वहाँ पर जो पूरे एरिया जो बिना नेटवर्क, नहीं तो बिजली नहीं है वहाँ पर, बिजली नहीं है, आपका टावर नहीं लगा सकते, आप कनेक्टिविटी नहीं लगा सकते, बिजली है नहीं, सड़क है नहीं, ठीक है, पानी की स्कीम आप लागू कर नहीं सकते, हर जगह अड़चन है। तो आप देखिए कि मूलभूत सुविधाओं के अंदर भी, और ये जो महकमे हैं जितने भी, इनके जो नोडल अधिकारी, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट प्लान की मीटिंग में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये किसकी कमी है? जनप्रतिनिधि इनको जो है कस के रखे ना कि भाई आप मैनेजमेंट प्लान में जाइए, परिवेश पोर्टल पे जाइए। लोग तो चलो अनअवेयर है, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। भारत का सबसे जो पिछड़ा इलाका जितने भी हैं उनके बराबर, उन लोगों की इनकम ऑफ द सोर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, पशुधन है। जो आप देखिए उस इलाके के अंदर पशुधन के ऊपर निर्भर है, और हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ जाता है, तो फिर उस पशुधन को रखना भी एक तरह से समस्या हो जाती है। कोई रोजगारी का साधन नहीं, सरकारी नौकरियों में लोग नहीं, लिटरेसी वहाँ है नहीं, सरकारी सुविधा वहाँ कोई आप ले नहीं सकते। तो आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से बफर जोन हो गया है 1.25 लाख की आबादी का, जिसकी बात कांग्रेस बीजेपी चुनाव इसको छोड़ो आप, ठीक है ना। हर समय चुनाव के बिना तो देखो राजेंद्र सिंह, आप इस बात से इनकार मत करो, क्योंकि 11 महीने का समय, 11-12 में चुनाव खूब हुए हैं, ठीक है ना। ये 16वां-17वां चुनाव राजस्थान में, चुनाव आगे और आ जाएंगे 5 साल बाद। अपन चुनाव से हटके एक और बात ये कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी आबादी है, मैं तो कहता हूं कि चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ लो ना, कि भाई इस बात का हल होना चाहिए, ठीक है। हल का हम तरीका बताते हैं कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दो आप इसको। और जो अभी सेंचुरी के तहत, कोई नेशनल पार्क नहीं है, सेंचुरी के तहत, अभ्यारण्य के तहत जो सहूलियतें जो वन मंत्रालय ने, भारत सरकार ने हमको एक्ट के तहत दे रखी है, उसको तो आप भोगने दो ना, उसमें क्यों बदमाशी कर रहे हो? नहीं तो आपने इस मुद्दे पर कभी कैलाश चौधरी से बात नहीं की? वो तो आपके मंत्री है, सेंट्रल के अंदर। आपने अच्छा सवाल किया। माननीय कैलाश जी, माननीय गजेंद्र सिंह जी और हमारे सीमाजन कल्याण समिति का जो यहाँ काम चल रहा है, उनके जो जिम्मेदार पदाधिकारी, इन सब ने जो है वन मंत्री भूपेंद्र यादव से एक लंबी मुलाकात की, और उसके कारण से एक कमेटी गठित हुई, उस पर कुछ काम शुरू हुआ इनिशियल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता के अंदर एक अवेयरनेस आ जाए, तो जो है इस मुद्दे का हल जल्दी निकल जाएगा। अब क्या प्लान है आपका? क्या प्लान है? हम ये चाह रहे हैं कि जो 98 गांव है, इनमें लोगों के बीच में जाएं, इनको पूरा मसला समझाएं, लोगों को अवेयर करें इसके एक्ट के प्रति, और ये कि ये बायोस्फीयर रिजर्व हो जाए, इसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और एक जन दबाव बढ़ाएंगे। कौन करेगा ये? कौन करेगा? बीजेपी करेगी या राजेंद्र सिंह राठौड़? नहीं, राजेंद्र सिंह राठौड़ बीजेपी का ही सदस्य है। हाँ। तो बीजेपी और राजेंद्र सिंह अलग नहीं है, हम जो है एक दूसरे के लिए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या लग रहा है कमी कहाँ रह गई जिस कारण से लोगों को अभी भी भुगतना पड़ रहा है? कमी निश्चित तौर पर, सबसे बड़ी कमी तो प्रशासनिक लोगों की। आप देखिए जिले का कलेक्टर जो है, आप मुझे बताइए अंतिम बार कब इन गांवों के अंदर गया? जिन गांवों की ये हालात है, किसी भी तरह की सहूलियत नहीं, उस आदमी को कभी किसी कलेक्टर के मन में ये आया कि मेरे जिले में इतनी बड़ी आबादी है, उनको मैं कैसे रिलीफ दूं? मैंने सुना था किसी टाइम में जो सेंट्रल की जो टीम आती थी वो जाती थी, उसके बाद मैंने भी इतना सुना नहीं इसके बारे में। नहीं, वो तो वहाँ जनसुनवाई वगैरह कुछ नहीं होती। आप फॉर्मेलिटी करके चले जाओ जन सुनवाई की। होना क्या, उनकी रोजमर्रा वो वही कहेंगे साहब डीएनपी के कारण हो नहीं रहा है, साहब दूर करो, वो कहें ठीक है प्रयास कर रहे हैं। ये रटा रटाया जवाब है। तो जो रास्ता निकल सकता है, हम रास्ता सीधा सिंपल है कि भाई एक्ट के अंदर जो सहूलियतें हैं उसके अंदर से आओ आप। मैं 60 कृषि कुओं के पेंडिंग है परिवेश पोर्टल के ऊपर, किसी महकमे की एक एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है कि हम यहाँ सड़क बनाना चाहते हैं, हम यहाँ बिजली लाना चाहते हैं, हम यहाँ पानी लाना चाहते हैं, और उन्होंने अप्लाई कर रखा हो महकमे के अंदर, अप्लाई तक नहीं करते हैं। तो इनकी रुचि ही नहीं है ना। आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा तो नहीं 11 महीने बाद में चुनाव चले जाएंगे, आप इस मुद्दे को छोड़ दोगे कि हाँ? मैं चुनाव, दिनेश जी बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे पिछले 20 सालों से मुझे कवर करते आ रहे हो। मैंने जब भी बात की है, पब्लिक इश्यूज की बात की है, जनता की समस्याओं की बात की है, मेरे पास और कोई किसी भी तरह की जो है छुपी हुई पॉलिटिक्स नहीं है। जनता के मुद्दों पे चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, मेरा ये कोर मुद्दा है, और इस मुद्दे पे मैं सदैव लड़ता रहूंगा जब तक इस मुद्दे पे इस क्षेत्र के लोगों को रिलीफ नहीं मिल जाए, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही ताकत और कितनी ही दूर। पार्टी में बात की बीजेपी में आपने? बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई? निश्चित, बिल्कुल, मैंने सार्वजनिक रूप से बात की। आपको पता होना चाहिए कि अभी जब गडरा के अंदर बड़ा कार्यक्रम था तो केंद्रीय मंत्री 2 थे, कृषि मंत्री जी और जल शक्ति मंत्री जी। मैंने सार्वजनिक रूप से मुद्दा उठाया। अभी हमारी जनाक्रोश की जब रैली थी तब भी सार्वजनिक रूप से इस बात को उठाया, और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग जो है इन सब नेताओं के संपर्क में है कि हमारी सरकार के थ्रू जो हो सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट प्रोसेस तो शुरू करे। जो प्राइमरी कंसर्न है भाई, जो सेंटर जो है वो तो उसकी नंबर बाद में आती है, जो डे टू डे की रिलीफ का काम है वो तो राज्य बोर्ड है, उसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर है। 90% काम तो राज्य बोर्ड के चेयरमैन के हाथ से ही हो जाता है। अच्छा, तो अब आने वाले दिनों में किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान बना रहे हैं आप?
इन सारे गांवों में लोगों के बीच में जाएंगे, जन जागरण करेंगे। करीबन 1.25 लाख की आबादी है, इसके सब हस्ताक्षर अभियान लेंगे और एक डेलीगेशन हम सरकारों के पास में ले जाएंगे। यदि हमारी सुनवाई होती है, उस डेलीगेशन की कोई फ्रूटफुल चीज़ निकल के आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो जो आखिरी हथियार है कि जनता जो है सड़क पर आकर के संघर्ष करे, उसका इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे, लेकिन हम रिलीफ लेके रहेंगे। अब देखिए, ये राजेंद्र सिंह बिहार है जो कि बीजेपी के नेता है, डीएनपी पर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन एक सवाल तो ये लोग पूछेंगे कि चुनाव का साल है इसीलिए तो नहीं कर रहे, लेकिन राजेंद्र सिंह बिहार का कहना है कि ये 1 लाख से ज्यादा लोगों से जुड़ा मुद्दा है, जो कि आने वाले समय में जब तक इस पूरे मुद्दे को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाए, इसी तरीके से संघर्ष किया जाएगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।